हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट हिंदी में। दोस्तों आपका स्वागत है। ज्योग्राफी में हम लोग बात करेंगे वायुमंडल की संरचना। धूलकण दोस्तों, धूलकण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं। फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूलकण के स्रोत हैं समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल एवं उल्काओं के टूटे हुए कण। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर यह वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती है। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को आधो मंडल भी कहते हैं। जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूलकण एवं जल वाष्प आदि कुछ नहीं होते हैं। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें मूलाभ मेघ या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। कुछ नोट: कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं। इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य मानते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसे संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल के ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल या आयनोस्फीयर। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपरी 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। नोट: यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी कणों के द्वारा आयनीकृत रहता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव एवं E1, E2, F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परिवर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रेडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल से अवस्थित होते हैं।
ब्रह्ममंडल या एक्सोस्फीयर। आयनमंडल से ऊपर के भाग को ब्रह्ममंडल कहा जाता है। इसकी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रियस एवं ऑरोरा बोरेलिस की होने वाली घटनाएं हैं। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातःकाल डाउन, जबकि बोरेलिस का तथा ऑस्ट्रेलियस का अर्थ होता है क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी होता है। इसी कारण उन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश या ऑरा बोरेलिस एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश यानी ऑरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। यह प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। सूर्यताप या आइसोलेशन। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा में उष्ण कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर की विभिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्यताप उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों से प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। समानता एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीप भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षित कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। नोट: पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा एवं उसी सतह से परिवर्तित की जाने वाली सूर्यताप की मात्रा के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है, और सौर विकिरण का यह परिवर्तन लघु तरंगों में ही होता है। वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परिवर्तित तथा धूल कणों से प्रकीर्णित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्यताप का लगभग 2% भाग धरातल से परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने में काम नहीं आता है। पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परिवर्तन होता है, न कि अवशोषण। पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। वायुमंडल सौरशिक ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण कर पाता है। वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है। वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण कर पाता है। कंडक्शन। जब आसमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रभावित होती है। ऊष्मा का यह प्रवाह जब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा ना हो जाए। वायु ऊष्मा का कुचालक है, अतः चालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। कन्वेक्शन यानी संवहन। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसके वायु फैलती है, जिसके से उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से
वह हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है। इस प्रकार वह वायु की निचली परतों की ऊष्मा को ऊपर ले जाती है। ऊपर की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर बाद वह गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता रहता है। वायुमंडल गर्म होने के लिए यह मुख्य भूमिका निभाता है। संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। नोट: संवहन द्वारा ऊष्मा का संचारण केवल गैसीय एवं तरल पदार्थों में होता है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच का बंधन कमजोर होता है। यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है। विकिरण या रेडिएशन: किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरणतः सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल को गर्म होना। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण, जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म रखती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य ताप से। अभिवहन या एडिवेक्शन: वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचालन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचालन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं। गर्म वायु राशियों जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें गर्म कर देती है। इससे ऊष्मा का संचार निम्न आक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च आक्षांशीय क्षेत्रों तक भी होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्णकटिबंधों से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करती है। नोट: उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों के चलने वाले स्थानीय पवन लू अभिवहन का ही परिणाम है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट: मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य तप 100 इकाई है। इन 100 इकाई में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। सौर विकिरण की इस परिवर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयाँ अवशोषित होती हैं, 14 वायुमंडल में तथा 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा। पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। इनमें से 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं और 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती हैं। 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा और 9 इकाइयाँ संवहन के जरिए और 19 इकाइयाँ संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इनमें से 14 इकाइयाँ सूर्यताप की और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण में की होती हैं। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देते हैं। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयाँ क्रमशः 17 और 48 है, जिनका योग 65 होता है। वापस लौटाने वाली ये इकाइयाँ उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होती हैं। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट अथवा ऊष्मा संतुलन है। तापमान यानी टेम्परेचर: वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। यहाँ ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है। वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडे होने का डिग्री में माप है। किसी भी स्थान पर वायु के तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। पहला, उस स्थान का अक्षांश रेखा, समुद्र तल से उस स्थान का उत्तुंगता,
तीसरा समुद्र से उसकी दूरी, और चौथा वायु सहित का परिसंचरण, और पांचवा कोशक तथा ठंडी महासागरीय जल धाराओं की उपस्थिति। छठा स्थानीय कारक। तापमान का वितरण। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण को अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों पर तापमान वितरण समानता समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। यह वह रेखा होती है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। विषुवतीय रेखा या विषुवत रेखा महासागरों का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता या कॉन्टिनेंटलिटी है। सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर 20 डिग्री के दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। समताप रेखा वह कल्पित रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समताप रेखाओं तथा तापमान के वितरण के निम्न लक्षण हैं। समताप रेखाएं जो पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समांतर खींची जाती हैं। इसका कारण है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है और तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है। दूसरा, जल और स्थान पर तापमान भिन्न होते हैं, अतः तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है और वहाँ का तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है, वहाँ पर तापमान संबंधी विशेषताएं अधिक पाई जाती हैं। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोड़ कम आते हैं और दक्षिणी गोलार्ध और उनकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट है। समताप रेखाओं के बीच की दूरी को ताप प्रवणता या तापमान के बदलने की दर का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं तो ताप प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तो ताप प्रवणता कम होती है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का तापमान अधिक होता है, अतः अधिक मूल वाली समताप रेखाएं उष्ण कटिबंध में होती हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है, अतः वहाँ पर कम मूल की समताप रेखाएं होती हैं। संसार में अधिकांश क्षेत्रों में के लिए जनवरी एवं जुलाई के महीनों में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बहुधा इन्हीं 2 महीनों को चुना जाता है। तापांतर या रेंज ऑफ टेम्परेचर। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमानों के अंतर को तापांतर या रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। दैनिक तापांतर, किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहाँ का दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप के लिए आए इस अंतर को ताप परिसर कहते हैं। दूसरा, वार्षिक तापांतर। जिस प्रकार दिन तथा रात के तापमान में अंतर होता है, उसी प्रकार ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। अतः किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने में मध्याह्न तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया में स्थित बाइकॉन्स्क नामक स्थान पर है। किसी भी स्थान पर विशेष के औसत तापक्रम तथा अक्षांश के औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगत कहते हैं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।